आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 जो कि सिविक्स से रिलेटेड है और चैप्टर का नाम है सरकार एवं उसके कार्य। स्टूडेंट्स, जब हम सरकार का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वाकई में सरकार है क्या, किसकी सरकार, कौन सी सरकार, क्या सरकार कोई संस्था है या फिर सरकार कोई संगठन है, क्या सरकार किसी व्यक्ति का नाम है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे सवाल दिमाग में आते हैं। कभी कभी ये भी होता है तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहते हैं कि आज केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, फिर राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, तो वाकई में ये सरकार है क्या। आइए जानते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट्स, सरकार का एक्चुअल मीन जानने से पहले हम थोड़ा उसके बैकग्राउंड में जाएंगे। तो जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो प्राचीन काल में हम देखते हैं कि जब उस समय जो देश था वो आज की तरह नहीं था। मीन्स उस समय जो कंट्री थी वो स्टेट्स में डिवाइड नहीं थी, इस तरह का कोई संविधान नहीं बना था उस प्राचीन समय में। तो उस समय जो है क्या था, सरकार कैसे चलाई जाती, लोग कैसे अपनी टेरिटरी को चलाते थे, वहाँ पे सीमित रहते थे। तो उस समय जो है देश आज की तरह नहीं था और उनकी कोई निश्चित सीमाएं भी नहीं थी। फिर भी लोग एक विशेष समुदाय में रहते थे, एक कम्युनिटी बना करके रहते थे। एक तो कम्युनिटी उनको जो है सेफ्टी देती थी, सिक्योरिटी देती थी, एक पहचान देती थी। और देखा जाता था कि उस कम्युनिटी में एक मुखिया होता था और उस कम्युनिटी में अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो लोग उस मुखिया के पास जाते थे और अपनी प्रॉब्लम को सुलझाते थे। मुखिया ही क्या होता था, उस कम्युनिटी का कहें या फिर उस गांव का कहें, उस एरिया का क्या होता था, आधार माना जाता था, जो सारे झगड़ों को सुलझाता था। फिर बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कम्युनिटी यानी ये समुदाय जो है वो बढ़ने लगे। जब ये समुदाय बढ़ने लगे तो ये धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य बन गए, स्टेट्स बन गए। बड़े क्षेत्र के मुखिया को फिर क्या कहा जाने लगा, वहाँ का राजा माना जाने लगा। अब राजा जो है एक बड़ी टेरिटरी को देखता था और कुछ ऐसे राजा होते थे जो पैतृक होते थे। पैतृक का मतलब होता है जैसे पिता के बाद बेटा और बेटे के बाद उसका बेटा उत्तराधिकारी बनता था, उसको पैतृक कहते हैं। और कुछ राजा ऐसे होते थे जो चुनाव के थ्रू चुन करके आते थे और कुछ राजा ऐसे भी होते थे जो किसी दूसरे कम्युनिटी में जा करके वहाँ पे युद्ध करके उनको हरा करके उस टेरिटरी को अपने अंडर में कर लेते थे। अब देखते हैं कि फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान बनाया गया। तो संविधान जब बना तो उसमें जो है भारत एक देश के रूप में सामने आया जिसमें कई सारे राज्य होते थे और केंद्र शासित राज्य होते थे और प्रत्येक प्रांत एवं केंद्र शासित प्रदेश को विभिन्न जिलों में बांटा गया। और ये जो ज़िले होते थे इनको फिर कैटेगराइज किया गया, किसमें, तहसीलों में और विकास खंड में बांटा गया। तो ग्राम स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक विभिन्न प्रकार की सरकारें काम करती हैं। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल सरकार है क्या, सरकार किसे कहते हैं। बच्चों, सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है। सरकार जो है कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए एवं निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो भारत है वो प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर सरकार कैसे बनती है कि यहाँ वोटिंग के थ्रू जो है जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और कुछ व्यक्तियों को चुनती है। वही व्यक्तियों का समूह जो है वो राष्ट्र तथा राज्य में निश्चित काल एवं निश्चित पद्धति तक शासन करता है। आगे देखते हैं, भारत में जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार होती है, जनता सरकार चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनती है और चुने जाने के बाद ये प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के लिए, भलाई के लिए उनकी काम करे। और सरकार को ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि वो ऐसा कोई भी काम ना करे जो जनता के खिलाफ हो। अब देखते हैं कि सरकार के अंग कौन कौन से हैं। बच्चों, अब देखते हैं कि सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं।
स्टूडेंट्स, गार्नर ने लिखा है, गार्नर एक राइटर थे, इन्होंने लिखा है कि सरकार एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा राज्य अपनी इच्छा को प्रकट करता है, अपने आदेशों को जारी करता है तथा अपने कार्यों को करता है। तो यहाँ पर सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग बताए गए हैं। पहला है व्यवस्थापिका, जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, दूसरा है कार्यपालिका, जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और थर्ड है न्यायपालिका, जिसको हम जुडिशरी कहते हैं। व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? कानून को बनाना, यानी लॉ को बनाना। और कार्यपालिका का काम क्या होता है कि उन बने हुए कानूनों को लागू करना देश में। और न्यायपालिका का काम क्या होता है कि यदि उन बने हुए कानूनों का कोई उल्लंघन करता है, यानी जो संविधान में जो नियम कानून दिए गए हैं या अधिकार दिए गए हैं, उनका अगर कोई नागरिक उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसको दंडित करती है। स्टूडेंट्स, इसीलिए भारत के संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष राज्य कहा गया है तथा भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय दिलाने का संकल्प लिया गया है। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांतों का समावेश किया गया है। मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए संविधान सभी नागरिकों को न्यायिक सुरक्षा भी प्रदान करता है, क्योंकि यदि इन मौलिक अधिकारों का किसी भी स्तर पर हनन होता है, किसी भी स्तर पर इनका मिसयूज होता है, तो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि सरकार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। सरकार के बहुत सारे काम होते, पूरे देश को चलाना होता है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि सरकार क्या करती है? कानून बनाती है। सरकार जो है वो कानून बनाती है जिसके अनुसार पूरे देश या राज्य को चलाया जाता है। और जो कानून होते हैं वो केंद्र सरकार के अलग होते हैं, राज्य सरकार के अलग होते हैं। इन कानूनों का लोग ठीक से पालन करें, इसके लिए जो है पुलिस की व्यवस्था की गई है, न्यायिक व्यवस्था की जाती है तथा कानून के विरुद्ध अगर कोई जाता है या उसके विरुद्ध कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसको दंड देता है। इसका प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग पनिशमेंट होती है। स्टूडेंट्स, आगे अब हम पढ़ेंगे कि सरकार के कार्य कौन कौन से हैं। वैसे तो सरकार बहुत सारे काम करती है देश के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि सरकार का काम क्या होता है? कानून को बनाना। जब वो कानून बनाती है तो उसको पूरे देश या राज्य में लागू किया जाता है और इन कानूनों का लोग ठीक से पालन कर सके, इसके लिए जो है न्यायिक व्यवस्था की जाती है जिसमें पुलिस प्रशासन को लगाया जाता है। तथा ये भी देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस कानून के विरुद्ध जाता है तो उसको सज़ा देने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा जो है सरकार क्या करती है? जनता से टैक्स वसूल करती है और जो टैक्स वसूल किया जाता है उसको खर्च कहाँ कहाँ पर किया जाता है, जैसे कि सड़कें बनवाने में, स्कूल खोलने में, हॉस्पिटल्स में, और जनता की अनेक और भी कई तरह की वो काम होते हैं जो जनता की भलाई के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा सरकार जो है डाक सेवा, रेल सेवा, वायु सेवा भी चलाती है। इनसे भी सरकार को इनकम होती है। सरकार के काम क्या होते हैं? जैसे बिजली की व्यवस्था देखना और शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सिंचाई की व्यवस्था सरकार करती है और इन सब सारी चीज़ों से भी सरकार को इनकम होती है जिससे देश चलता है। सरकार वहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी खोलती है, जिला अस्पताल भी बनवाती है जहाँ पर लोग चिकित्सा से वंचित रह जाते हैं। ये उन लोगों के लिए स्पेशली होता है जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं या फिर अनुसूचित जनजाति या ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते हैं, उनके लिए जो है सरकार कुछ अलग तरह के अरेंजमेंट करती है। इसके अलावा सरकार का एक बड़ा उत्तरदायित्व तो ये भी होता है कि जब जैसे कहीं प्राकृतिक आपदा आती है तो उन प्राकृतिक आपदा के समय सरकार जो है पीड़ितों की मदद करती है। वो मदद किसी भी रूप में हो सकती है, चिकित्सा के रूप में या खाने पीने के रूप में या फिर जो है धन के रूप में। जिस तरह से सरकार की मदद कर सकती है वो करती है। इसके अलावा सरकार जो एक बहुत बड़ा व्यय करती है किसके ऊपर? देश की सुरक्षा के ऊपर, देश की सीमा के ऊपर जो है बहुत बड़ा खर्च करती है।
सरकार का ये उत्तरदायित्व तो होता है कि वो देश की रक्षा करे आतंकवादियों से, बाहरी आक्रमणों से। इसके लिए सरकार को सेना रखने में वाकई में बहुत सारा व्यय करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार जनता के मूलभूत अधिकारों की भी रक्षा करती है। यदि उन अधिकारों का सरकार के किसी भी कर्मचारी या जनता द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो वो व्यक्ति जो है न्यायालय में अपील कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि सरकार के प्रकार कौन कौन से हैं। वास्तव में सरकार कई प्रकार के, मुख्यतः इसके 5 प्रकार माने जाते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ 2 प्रकारों का अध्ययन करेंगे। पहला एक लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा राजतंत्रीय सरकार के बारे में डिस्कस करेंगे। सरकार मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहला है लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक एवं संघात्मक। यहाँ पर हम 2 तरह की सरकारों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहली सरकार है लोकतंत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब देखते हैं डेमोक्रेसी शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है। ग्रीक भाषा का शब्द है, डेमोस और क्रेसिया से बना हुआ है। डेमोस का अर्थ होता है लोक तथा क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अतः अगर हम देखें तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों के शासन से है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लिखा है कि डेमोक्रेसी जो होती वो क्या है, जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन। इसको उन्होंने, अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भारत में अभी इस समय की बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार है। जनता सरकार के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनती है। चुने जाने के बाद वही लोग जो है सरकार बनाते हैं। उनका उत्तरदायित्व होता है कि वो जनता की भलाई के लिए काम करें। लोकतंत्र में सरकार को एक बात ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि वो सरकार जनता चुनती है, जनता बनाती है, इसलिए कोई भी काम सरकार जो है अपनी मनमाने ढंग से नहीं कर सकती है। उसकी जवाबदेही होती है किसके प्रति, जनता के प्रति। इसलिए सरकार जो है जनता के विरुद्ध किसी तरह का कोई भी काम नहीं करती। अगर सरकार ऐसा करती है तो हमारे यहाँ 5 साल का जो सिस्टम बनाया गया है, तो नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शन होंगे तो वो सरकार जो है कभी भी स्थायी रूप से काम नहीं कर सकती है। दूसरा प्रकार है राजतंत्रीय सरकार। राजतंत्र को हम मोनार्की सिस्टम कहते हैं, और राजतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति राजा या वो शासन का सर्वे सर्वा माना जाता है, मतलब उससे बड़ा कोई नहीं होता है, ऑल इन ऑल माना जाता है। राजतंत्र में राजा निरंकुश शासन करते हैं और उन पर जनता का कोई भी अधिकार नहीं होता है। ऐसे इस तरह की शासन प्रणाली में जो जनता वो सरकार होती है वो जनता पर कई सारे अत्याचार करती है। राजा शासित जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता है, बल्कि वंशगत होता है या फिर किसी दूसरे राजा को युद्ध में पराजित करके राजा बनता है। राजतंत्र अगर देखा जाए तो हम पुराने राजा महाराजा, अगर पुराने पीछे जाते हैं हिस्ट्री में, तो राजा महाराजा ऐसे ही राजा बनते, या तो वे वंशज होते थे या तो वो दूसरे राजा को युद्ध में परास्त करके राजा बनते थे। तो ये संसार की सबसे पुरानी और स्वाभाविक प्रणाली मानी जाती है। इस प्रणाली के अनुसार राजा का बेटा जो होता है अथवा राजघराने का ही कोई व्यक्ति ही वो अक्सर जो है गद्दी पर बैठता है, भले ही वो अयोग्य शासक ही क्यों ना हो। तो ये जो राजतंत्र है वो लोकतंत्र से बिल्कुल अलग प्रणाली मानी जाती है। और राजतंत्र में देखा जाता है कि राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, जिनसे वो किसी खास विषय पर विचार विमर्श करते हैं। लोकतंत्र की तरह राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं किसी को, और ना ही अपने निर्णयों के किसी को मतलब जनता को सफाई नहीं देनी पड़ती है। हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है, और लोकतांत्रिक सरकारों में प्रत्येक वयस्क नागरिक यानी जिसकी एज 18 साल से ऊपर की हो तो उसको मत देने का अधिकार दिया गया। आजकल लोकतांत्रिक सरकारें प्रायः ऐसी ही हैं, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता था। एक समय था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को वोटिंग का अधिकार नहीं देती थी। अपने आरंभिक काल में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को अधिकार देती थी जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी होती थी, जो अच्छे घराने से होते थे, वही लोग जो है वोट दे सकते हैं। परंतु भारत में आज़ादी के बाद
आज़ादी के भी पहले जो है अपने यहाँ भारत में भी देखा जाता था कि बहुत ही कम लोगों को मत देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इसके अधिकार की मांग की। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर सामने आए, हमारे महात्मा गांधी हैं और भी कई सारे लीडर सामने आए जिन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने मांग उठाई कि भारत में एक समानता का अधिकार होना चाहिए, जिससे सभी व्यक्तियों को वोटिंग का अधिकार दिया जाए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।